आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दक्षिण भारत का एक वंश है, उस वंश का नाम है पल्लव वंश। आज इसी से संबंधित बातों का जिक्र करेंगे और अपने क्लास में देखेंगे कि आखिर पल्लव वंश की स्थापना किसने किया, इस वंश की राजधानी कहाँ थी, इस वंश वालों का भाषा क्या था। इन सारे चीजों के विषय में अपने क्लास, नाम तो पता ही होगा, आनंद क्लासेस में जानकारी लेंगे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं और पीछे वाले लोग से भी आग्रह है कि कृपया बोर्ड पर ध्यान लगाएंगे और जहां कहीं भी किसी को परेशानी होगी वह बिना शर्माए क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आजादी है, स्वतंत्रता है अपने क्लास में। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है हमारा बोर्ड पर पल्लव वंश। अब कहता है क्या भाई कि पल्लव वंश के विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिली है। सबसे पहले हमें ये देखना है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है हरिसेन। नाम क्या है? हरिसेन। और इन्होंने एक बुक लिखा था, बुक का नाम है प्रयाग प्रशस्ति। अब देखो, प्रशस्ति का मतलब होता है व्याख्या करना। अब प्रयाग प्रशस्ति रचना है हरिसेन का, और अगर हरिसेन पर थोड़ा सा अगर प्रकाश डालते हैं तो पता चलता है यह समुद्रगुप्त का क्या थे, दरबारी कवि था। और इनकी पुस्तक से हमें पल्लव वंश के विषय में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। दूसरी नंबर बात कहता है क्या कि एक व्यक्ति है और व्यक्ति का नाम है हुएनसोंग। नाम क्या है? हुएनसोंग। और हुएनसोंग के यात्रा विवरण से, किसके यात्रा विवरण से? हुएनसोंग के यात्रा विवरण से हमें पल्लव वंश की जानकारी मिलती है। इतना में किसी को दिक्कत है? ए भैया जी पीछे वाले, एक बात हमेशा याद रखो, जो दूसरे की जिंदगी में आग लगाने की कोशिश करते हैं उनकी कीमत कभी बढ़ती नहीं। अगर विश्वास न हो तो माचिस को देख लो, जहां था वह आज भी वहीं पर हुआ है। इसीलिए किसी को देख करके जलिए मत, जलने वाले जलते रहेंगे और खिलने वाले खिलते रहेंगे। चलिए आगे, मुस्कुराते रहिए। अब देखो भैया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पल्लव वंश को देख रहे थे। अब कहता है कि पल्लव वंश की राजधानी, राजधानी समझते हैं ना, कैपिटल। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक उसी प्रकार से पल्लव वंश की राजधानी थी कहाँ पर? कांचीपुरम। कौन पुरम? कांचीपुरम। कहते नहीं कांची भाई कैसा है रे तू, नाम क्या है? कांचीपुरम। ठीक ना, राजधानी किसका है? पल्लव वंश का। अब कहता है कि पल्लव साम्राज्य यानी पल्लव जो वंश था उसके साम्राज्य में भाषा, समझते हैं ना, भाव की अभिवृत्ति को भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या क्या बोली जाती थी देखते हैं। एक था तमिल, तमिल बोलते थे कहां पर? पल्लव वंश के लोग। साथ में कहता है प्राकृत। प्राकृत क्या है? एक भाषा है। इसके साथ में विद्वानों की एक भाषा है, भाषा का नाम है संस्कृत। नाम क्या है? संस्कृत। ये भाषा है किस वंश वालों की? पल्लव वंश वालों की। अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, पहले बोर्ड मिटाते हैं, नहीं एकदम मजे में पढ़ना है। किसी को कोई टेंशन हो तो बताएगा, टेंशन को देंगे पेंशन, और पेंशन दे करके उसके बाद जिंदगी में लेंगे लैस। चलो आगे। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि पल्लव वंश जो थे, कौन सा वंश हुआ? पल्लव वंश यानी स्वतंत्र राज्य की स्थापना, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने से पहले जो थे ना, ये लोग किसके, यानी एक वंश है, उस वंश का नाम है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के यहाँ क्या थे? सामंत। सामंत बोलते हैं जमींदार को। किसको बोलते हैं? कहावत है ना कि जमीन पर बैठे जमींदार और चौकी पर बैठे चौकीदार। तो ये कौन थे? सामंत थे। कहां पर? सातवाहन वंश के यहाँ। कौन? पल्लव वंश के विषय में। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पल्लव वंश के विषय में हमको कुछ अभिलेख से पता चलता है। प्रारंभिक अभिलेख, अभिलेख समझते हैं ना, जो प्राचीन काल में राजा महाराजा का गाथा यानी इतिहास को लिखा जाता था चट्टानों पर, ताम्रपत्रों पर, उसको क्या कहते थे? अभिलेख।
अब देखो, कहता है कि प्रारंभिक जानकारी यानी अभिलेख से मिला है। कौन वंश वाला रे पौआ? पीछे वाला पल्लव वंश। यानी प्रारंभिक जो अभिलेख मिला है उसका नाम क्या था? प्राकृत भाषा में अभिलेख मिला था। किस वंश की जानकारी? यानी पल्लव वंश की। और साथ में कहता है बाद में चल करके पता चला था संस्कृत। यानी अभिलेख है। किसका अभिलेख मिला है? पल्लव वंश के विषय में जानकारी मिला। एक है प्राकृत भाषा का अभिलेख और दूसरा है संस्कृत भाषा का अभिलेख। किस वंश का? पल्लव वंश का। अब देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पता चलता है कि इस वंश का कोई फाउंडर है, कोई संस्थापक है, जिसने क्या कर दिया था? पल्लव वंश की स्थापना किया था। उसका हम नाम लिखेंगे। रे बउआ, दांत निकोड़ रहा है काहे रे? पढ़ाई में जिसने किए शर्म उसके फूटे करम। पढ़ाई में देखिए डॉक्टर और मास्टर के यहाँ जो शर्माया वह जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। शर्म जो होता है ना, शर्म औरत का गाना होता है। और तू सब शर्मा रहा है, कैसे काम चलेगा रे? आगे चलो, देखो पल्लव वंश के देखते हैं संस्थापक का नाम क्या था। नाम है सिंह विष्णु। नाम क्या है बउआ? पीछे वाला कसक बोल। सिंह विष्णु। यानी किस वंश के संस्थापक है? पल्लव वंश के। आई गद्दी पर बैठे थे 575 में और अलविदा बोल दिए थे कब? 600 ईस्वी में। कौन मर गए? यानी सिंह विष्णु नाम के जो व्यक्ति थे ये पल्लव वंश के क्या थे? फाउंडर थे, संस्थापक थे। यानी हर वंश का कोई ना कोई एक फाउंडर होता है, संस्थापक होता है। अब देखिए थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे तो ऐसा पता चलता है कि इन्होंने चोल मंडलम के विजय के बाद, यानी कहीं लड़े होंगे, नाम है चोल मंडलम। यानी चोल मंडलम के बाद इन्होंने उपाधि ग्रहण किया था अवनी सिंह का। कौन सिंह? अवनी सिंह की उपाधि ग्रहण करने वाले व्यक्ति कौन थे? सिंह विष्णु। कथी के बाद? यानी चोल मंडलम के विजय के बाद अवनी सिंह की उपाधि धारण जो किया उस व्यक्ति का नाम था सिंह विष्णु, जिसने 575 में पल्लव वंश की क्या कर दिया था? स्थापना किया था। किसने किया था? अवनी सिंह यानी सिंह विष्णु ने। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो पता चलता है कि इसने मतलब किसने? सिंह विष्णु ने क्या कर दिया था? चोलों को, चोल भी एक वंश था, यानी चोलों को हरा दिया। किसने हरा दिया? सिंह विष्णु ने हरा दिया और कावेरी के मुहाने तक अपने राज्य को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। यानी कावेरी क्या है? एक नदी है। वहां तक अपने राज्य का विस्तार करने वाला व्यक्ति कौन था? सिंह विष्णु। अब देखिए पीछे से सर जी क्वेश्चन पूछ रहा है, सर उद्गम किसे कहते हैं और मुहाना किसे कहते हैं? देखो जहां नदियां निकलती हैं, जहां से नदियां निकलती है उसको कहेंगे उद्गम। भोला जी क्या कहेंगे? उद्गम। और जहां पर नदियां किसी बड़े नदी में जाकर के अपने आप को समाहित कर लेती है, मिला लेती है, उसको कहेंगे राजा जी मुहाना। क्या कहेंगे रे गणेशवा? मुहाना। चले आगे। अब देखो कहता है सिंह विष्णु के दरबार में ना संस्कृत भाषा के महान। कौन भाषा के महान है बउआ? मन्नू। संस्कृत भाषा के महान कवि भारवी रहा करते थे। नाम कथी है? भारवी। परीक्षा में पूछेगा कि सिंह विष्णु के दरबार में संस्कृत के महान कवि कौन रहा करते थे? भारवी। इतना में किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए सिंह विष्णु के मरने के बाद इनका सुपुत्र, सुपुत्र समझते हैं ना, बाल बच्चा, टिनटिनिया, छपौआ नपौआ, यानी सिंह विष्णु के मरने के बाद इसका बेटा है महेंद्र, महेंद्र बर्मन। अब बताइए कभी ना कभी गद्दी पर तो बैठा होगा, क्या जी? पीछे विवेक बैठा होगा ना। तो महेंद्र बर्मन गद्दी पर बैठा था 600 और शासन किया 630। कौन किया था? महेंद्र बर्मन। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं
तो पता चलता है कि इसने यानी दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य को विस्तार करने के उद्देश्य से कई वंश वालों से यानी कई गो वंश था, जैसे मान के चलो कि राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश, आई अपने कौन वंश है? पल्लव वंश है। साथ में कहता है चालुक्य, चालुक्य क्या है? एक वंश है। चालुक्य के साथ में कहता है पांड, पांड क्या है? एक वंश है। यानी तीनों से संघर्ष किया था किसने? महेंद्र वर्मन ने, यानी दक्षिण भारत में अपनी प्रभुता को स्थापित करने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इसने क्या कर दिया? 3 गो वंश वालों से युद्ध किया। करने वाला व्यक्ति कौन था? महेंद्र वर्मन। आप वर्मन के साथ में जोड़ दीजिए प्रथम। यानी इसका मतलब ये हो गया कि महेंद्र वर्मन नाम का कोई और व्यक्ति रहा होगा तो उसका पिछुआरा में लग जाएगा पहलक का, दूसर का, तीसर का, चौथा, ठीक ना। जैसे हम लोग पढ़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय, आज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तब भारत में विक्रमादित्य की संख्या कितना हो गया था? 14 गो हो गया था, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इतना में किसी को कोई दिक्कत है रे बउआ? अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कहता है एक अभिलेख है, नाम कथी है? ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख है रे गणेश? ऐहोल अभिलेख। परीक्षा में पूछेगा कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे था, तो लिखेंगे चालुक्य वंश। कौन सा वंश? यानी चालुक्य वंश का संबंध किस अभिलेख से है? ऐहोल अभिलेख से। अब कहता है ऐहोल अभिलेख के आधार पर कहा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय नाम का जो व्यक्ति था ना, पल्लवों से बेंगी को क्या कर दिया था? छीन लिया था, वह अपने अधीन इसको कर लिया था। करने वाला व्यक्ति कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। कौन द्वितीय? चालुक्य वंश का संबंध किससे है? ऐहोल अभिलेख से। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो ऐसा पता चलता है कि इस वंश का अगला जो शासक हुआ किसका बेटा होगा? यानी अभी हम लोग लिखे थे महेंद्र वर्मन प्रथम, उसका एक सुपुत्र होगा, वो बैठेगा गद्दी पर। कौन सा गद्दी पर? पल्लव वंश की गद्दी पर। देखो उसका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। प्रथम तो समझ रहे हैं सब आदमी? नाम कथी है? नरसिंह वर्मन प्रथम। ये बैठा था 630 में बैठा था, पिताजी के मरने के उपरांत। कौन बैठा था रे बउआ? नरसिंह वर्मन। इसका अंतिम कार्यकाल कब तक रहा? 668 तक। कौन बैठा? नरसिंह वर्मन प्रथम। देखा बउआ, जानते हैं इंसान की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो उसके पास होता है वह उसकी कदर नहीं करता, और जो नहीं होता है उसके पीछे भाग भाग कर एक दिन थक जाता है, और बाद में पता चलता है कि जो पहला था वही अच्छा था, जिसके पीछे हमने भागा था वो पूरा जीवन भागते भागते मेरा क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो कहते हैं ना कि इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया करता है। तो आप लोगों को भी जब कभी मौका मिले किसी चीज का तो मौका पर चौका मारने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं मारेंगे तो दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि किस्मत जो होता है ना, दरवाजा को सिर्फ एक बार खटखटाती है, लेकिन मुसीबत 1000 बार दरवाजा को खटखटाती है। जब तक खोलेंगे नहीं तब तक वह आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। इसीलिए मुसीबत को छोड़ना है, कामयाबी को पकड़ना है। ठीक ना रे विवेक? तोरे का लिए हुआ ना, 100 के का लिए तोरे ना का लिए हुआ, ठीक ना। चल आगे। अब देखिए थोड़ा सा आगे, नाम क्या है? नरसिंह वर्मन प्रथम, जो गद्दी पर बैठा 630 में, अब मर कब गया? 668 में। अब कहता है कि पल्लव वंश का सबसे प्रतापी, सबसे श्रेष्ठ अगर कोई शासक हुआ उसका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। नाम कथी था रे बुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम। अब कहता है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, नाम था महाबली
पूरम मंदिर। नाम कथी है? महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, जिसमें 8 गो रथ था। रथ था ना, हम सब बचपन में पढ़ते थे कि मैं एक रथ की रानी हूँ, मैं 2 रथ की रानी हूँ। आ करते करते लड़का सके चिढ़ाते थे, रे तू बोली तो रे सोहनमा। करते करते लड़का कहता था कि मैं दशरथ की रानी हूँ, तो कहता है राजा दशरथ की रानी हूँ, राजा दशरथ की रानी हूँ। ये बचपन का जमाना था, खुशियों का खजाना। अब बचपना तो चला गया, जवानी आ गया, अब उस कहाँ मजा आएगा? नहीं। अब देखिए, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कौन किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इस मंदिर की खासियत है कि इसमें रथ कितना था? 8 गो रथ था। अब देखिए, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो ऐसा पता चलता है कि नरसिंह वर्मन प्रथम नाम का जो व्यक्ति था ना, इसको कुछ और नाम से भी संबोधित किया गया है, जैसे बातापी कोंड। बातापी कोंड किसको जाना गया? नरसिंह वर्मन प्रथम को। साथ साथ में कहता है महामल। महामल के नाम से भी किसको याद किया जाता है? नरसिंह वर्मन प्रथम को। अब पता चलता है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पता चलता है, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे बउआ, दिमाग डाइवर्ट ना करो हो राजा जी। पढ़ा तनका से नहीं, बस 5 मिनट आओ, ना पैसा लगेगा ना खर्चा लगेगा। अब भैया जी रोज रोज मुस्कुराइए, अच्छा लगेगा, तब मुस्कुराते रहिए, बरसात का मौसम में मजा लेते रहिए। चलिए थोड़ा सा आगे। अब देखो, आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि इस वंश का नरसिंह वर्मन इस वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक हुआ, लेकिन इस वंश का जो अगला शासक हुआ उसका नाम था नरसिंह। नाम कथी रे बुआ? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय, और इसका शासन था 680 से 720। देखो, हम लोग पल्लव वंश के सिर्फ उसी राजा महाराजा को पढ़ेंगे जिसने अपने जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया हो। उन लोगों को ना पढ़ेंगे जो फुल महिंद्रा शासक था, जिंदगी में कुछ किया नहीं, वैसे लोगों को पढ़ना नहीं है। यानी जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा से रिलेटेड है। कहते हैं ना कि कामयाब वो नहीं होते हैं जो ज़्यादा पढ़ते हैं। अरे कामयाब तो वो होते हैं जो जीवन में कम पढ़ते हैं और कम पढ़ करके उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो उससे सिलेबस से क्या हो, संबंधित हो। वही व्यक्ति जीवन में क्या करेगा? कामयाब होगा। नहीं तो पढ़ने का तो और अंत है नहीं। ज्ञान तो समुद्र है, और कभी भी समुद्र कभी खाली हो सकता है, कभी भी नहीं। अब देखिए, पढ़ रहे थे हम लोग किसके विषय में? पल्लव वंश। और पल्लव वंश के शासक हो गए नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो गद्दी पर बैठे थे 680 में, और 720 में क्या हो गए? मर गए। अब इस व्यक्ति को ना राज सिंह भी कहा गया। कौन सिंह? राज सिंह। देखिए, पहले के जमाना में ना राजा महाराजा कई गो निक नेम था, तो अपनों गांव घर में कोनो कम निक नेम नहीं रहता है। जैसे कोनो बच्चा हो गया बहुत करिया, तो गांव में नाम लगे रे कलुआ, माय बोललू है कलुआ। आ कोनो बहुत गोर हो गया तो देखते रे अंग्रेज आ गलू, अंग्रेज, गोरका गोरका। ऐसे भी हम लोग के गांव में भी हो जाता है क्या? हाँ, पीछे से बोल रही है सालू कि सर जी हम लोग के भी गांव में होता है, हमारे भाइयों के सब कलुआ कहता है। ज्यादा गोर हो तो ये लगी। आगे चला। अब देखिए, राज सिंह के नाम से किसको जाना गया? नरसिंह वर्मन द्वितीय को। और 680 में गद्दी पर बैठे और 720 में क्या हो गया? मर गए। अब देखिए, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि कांची के कैलाश मंदिर। कौन सा मंदिर? कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। साथ में कहता है राज सिद्धेश्वर मंदिर। राज सिद्धेश्वर मंदिर का भी निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। पीछे वाला बोला, परीक्षा में पूछे कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया और राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? क्या लिखेंगे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसको किस नाम से? राज सिंह के नाम से। और इस तरह से इस वंश का एक अंतिम शासक हुआ। अंतिम शासक का नाम हुआ अपराजित। नाम क्या है? अपराजित। अपराजित, जो गद्दी पर बैठा था
1979 में और इसका कहानी खत्म हो गया 897 में। नामे से पता चला अपराजित यानी क्या हो गया, हार गया। नाम से ही पता चल रहा है पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे, अपराजित, जो गद्दी पर बैठा 879 में और 897 में क्या हो गया, इनकी कहानी खत्म हो गई और पल्लव वंश का दक्षिण भारत से नाम निशान मिट गया। इतना में किसी को कोई परेशानी हो, दुख तकलीफ हो तो बताइए। अच्छा, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं है, पीछे से कर चाहिए होगा तो पूछ लेंगे आपसे। चलिए कोई बात नहीं, पूछ लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से बोलना पड़ेगा, जय हिंद जय भारत।